Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Safety Trainer आसिफ सैयद। आज हम लोग एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि KOC यानी कि कुवैत ऑयल कंपनी में इंटरव्यू सेशन के दौरान पूछा जाता है, जो है 16 सेक्शंस ऑफ HDS या यूँ कहे 16 कंटेंट ऑफ MSDS। HDS और MSDS आप जानते होंगे, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या HDS सेफ्टी डेटा शीट। HDS रिलेटेड सीरीज़ का ये चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग ने कवर किया है व्हाट इज़ HDS, हु प्रिपेयर एंड प्रोवाइड HDS, और तीसरा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन MSDS एंड HDS। आपकी बेहतर समझ के लिए मैंने 3 अलग अलग प्रकार के सेफ्टी डेटा शीट को इस वीडियो में आप लोगों को समझाने के लिए लिया हूँ, जो कि सबसे पहला है WD-40, ये रहा उसका फ़ोटो। दूसरे नंबर पे है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो कलरलेस गैस है इसके लिए। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में। और तीसरा है सल्फर। आइए देखते हैं हमारा HDS सीरीज का चौथा क्वेश्चन। हाउ मेनी सेक्शंस डज HDS हैव? HDS में कितने सेक्शंस है, या यूँ कहूँ हाउ मेनी कंटेंट्स डज MSDS हैव। देखिए, सेक्शन या कंटेंट जो भी तरीके से पूछे उसका मतलब समझो एक ही है और आपको उसी तरीके से जवाब देना है। ठीक है, समझ गया। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI Z400.1 यानी MSDS प्रिपरेशन, ये जो एक स्टैंडर्ड होता है जो अप्लाइज करता है कि हमें MSDS को किस तरीके से प्रिपेयर करना है केमिकल्स और मटेरियल का, ताकि वो ऑक्यूपेशनल कंडीशन में यूज़ हो सके। और ये MSDS एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से डेवलप और लिखेंगे MSDS को, ताकि वो कंप्लीट रहे, क्लियर रहे और कंसिस्टेंसी रहे। और ये इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है ताकि हम उसको इंक्लूड कर सके HCS में, यानी कि हैज़ार्ड्स कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ताकि हम उस स्टैंडर्ड को कॉम्प्लाई यानी कि फॉलो कर सके। HDS की मदद से हमें और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसकी मदद से हम कॉम्प्लाई यानी फॉलो कर सकते हैं ना सिर्फ स्टेट और फेडरल इन्वायरमेंटल का, बल्कि सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशंस को भी। और ये जो सर्टेन डेटा एलिमेंट्स है ना, ये जो स्टैंडर्ड है ये एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल यूज़ के लिए भी। आइए जल्दी से एक झलक देख लेते हैं कि HDS में 16 सेक्शंस क्या क्या है। देखिए, टोटल इसमें 16 सेक्शंस है और ये सारा चीज़ बराबर एक प्रॉपर ऑर्डर में है, यानी 1 में जो है ना वो 1 में ही रहेगा, वो 2 में 3 में नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से है ना, 1 एक ऑर्डर में है, 2 एक ऑर्डर में, जो भी चीज़ होगा। लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 ये जो है ना, अक्सर क्या होता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो दूसरे नंबर पे आपको जो दिखेगा अभी, वो बहुत सारे HDS में आपको तीसरे नंबर पे भी दिखेगा, और जो तीसरे नंबर पे है ना वो आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा। उसके अलावा बाकी जितना भी सेक्शन है 1 से लेकर 16 तक, वो सब बराबर प्रॉपर ऑर्डर में, सिर्फ सेकंड और थर्ड ही इंटरचेंज होते हैं, अक्सर होता है, ठीक है। और 99.99% जो सेकंड पे होता है मैं आपसे वही बताने जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नंबर पे आएगा हैज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था, और तीसरे नंबर पे आएगा कॉम्पोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट। अब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, जो सेकंड नंबर पे अक्सर थर्ड नंबर पे मिलेगा। तो बहुत सारा आप जब HDS देखेंगे ना, तो सेकंड नंबर पे जो हैज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन है वो तीसरे नंबर पे आएगा, और जो तीसरे नंबर का है कॉम्पोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट,
वो आपको सेकंड नंबर पे भी दिखेगा, लेकिन 99.99% हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन ही सेकंड नंबर पे होता है और कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स ये थर्ड नंबर पे होता है। इतना क्लियर हो गया? मैं नहीं बताऊंगा। चौथे नंबर पे आएगा फर्स्ट एड मेजर्स, पांचवें नंबर पे आएगा फायर फाइटिंग मेजर्स, छठे नंबर पे आएगा एक्सीडेंटल रिलीज, सातवें नंबर पे आएगा हैंडलिंग एंड स्टोरेज, आठवें नंबर पे आएगा एक्सपोजर कंट्रोल्स पर्सनल प्रोटेक्शन, नाइन्थ नंबर पे आएगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, 10th नंबर पे आएगा स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 11th नंबर पे आएगा टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, 12 नंबर पे आएगा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, 13 नंबर पे आएगा डिस्पोजल कंसिडरेशंस, 14 नंबर पे आएगा ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, 15वां नंबर पे आएगा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन और लास्ट 16 नंबर पे आएगा अदर इंफॉर्मेशन। अरे मुझे चक्कर आने लगा। अब हम देखेंगे एक एक करके आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आएगा, इस तरीके से अदर इंफॉर्मेशन तक हम जाएंगे। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब हम HDS सीरीज का सेक्शन 1 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए सेक्शन 1 का जो टाइटल होगा ना उसमें भी थोड़ा डिफरेंसेस आपको दिखेगा किसी न किसी HDS में। क्या बात कर रहे रे बाबा? सबसे पहले आएगा सेक्शन 1 का टाइटल में आइडेंटिफिकेशन, और कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द सब्सटेंसेस मिक्सचर्स एंड ऑफ द कंपनी अंडरटेकिंग, और कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा केमिकल प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या बताता है। देखिए सबसे पहले बताएगा GHS यानी ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, यानी वो जो प्रोडक्ट हमने लिया है उसका नाम क्या है। मिसाल के तौर पे WD-40 हो गया, या हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, या सल्फर हो गया। अब सेकंड नंबर पे दिखाएगा, ज़रूरी नहीं कि सेकंड पे दिखाए, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे सब नेम ऑफ द सब्सटेंसेस यानी उसका सिनोनिम्स क्या होता है। जैसे देखिए WD-40, तो WD-40 का दूसरा नाम क्या है, वाटर डिस्प्लेसमेंट WD का, और 40 मतलब वो जो इंजीनियर्स लोग जो ये बना रहे थे तो 39 ट्राई किए थे तो फेल हो गए थे, 39 ट्राई तक फेल हुए थे, और जब 40वीं बार कोशिश किए तो वो उसमें सफल हो गए, इसके लिए उसका नाम पड़ गया WD-40। तो ये उसका एक सिनोनिम्स हो गया। और हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सिनोनिम्स यानी और क्या क्या नाम है उसका, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन हो गया, या हेपेटिक गैस हो गया, या स्टिंग डैम्प हो गया, और ये यानी अदर नेम्स ऑफ H2S गैस का मैंने एक वीडियो भी बनाया हूँ, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हो सकता है प्रोडक्ट यूज़, यानी ये प्रोडक्ट को मैं कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट का टाइप क्या है। देखिए प्रोडक्ट यूज़ मतलब किस ये प्रोडक्ट को मैं क्या यूज़ में ले सकता हूँ। लुब्रिकेंट यानी चिकनाहट करने के लिए कर सकता हूँ, या ड्राइव्स आउट यानी कोई चीज़ में मॉइस्चराइजर्स हो सकता है, या कोई नट बोल्ट अगर टाइट है खुल नहीं रहा है हमसे तो हम WD-40 मारेंगे तो थोड़ा लूज़ होगा, फिर वो खुल सकता है। और प्लस प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोरोशन से यानी सड़ने से भी बचाता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट यूज़ हो गया। अब प्रोडक्ट टाइप की बात करूँ तो अगर ये क्या टाइप का प्रोडक्ट है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की ही अगर बात करूँ तो ये क्या है, ये एक गैस है ना। अब इसका प्रोडक्ट यूज़ क्या होगा, ये केमिस्ट्री है, सिंथेटिक एनालिटिकल ऐसा बोल सकते हैं आप। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। फिर उसके बाद आएगा रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़, यानी क्या रिकमेंडेड करता है यूज़ ऑफ केमिकल को, कहाँ पे इसको यूज़ करना है, कहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना है, इस बारे में भी बताएगा। उसके बाद में हो सकता है पूछे कि केमिकल का नाम क्या है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूँ तो केमिकल नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड ही एक केमिकल है इसका। उसके बाद में हो सकता है पूछे आपसे HDS डेट ऑफ प्रिपरेशन,
ये जो HDS है ये कब बना था, कब यानी मैन्युफैक्चर हुआ था, तो प्रिपेयर कब हुआ था। अगर आप देखेंगे WD-40 में ये कहाँ क्या बता रहा है कि 2 अगस्त 2021 को ये प्रिपेयर हुआ था। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स का डिटेल्स होता है। अब वो डिटेल्स में क्या क्या आएगा, जैसे नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स आएगा, एड्रेस क्या है उसका, HDS का नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस होगा और 24 आवर्स इमरजेंसी टेलीफोन नंबर होगा। साथ ही साथ अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर हम HDS देखेंगे तो उसमें HDS नंबर भी होता है। ठीक है, ये सब भी आपको मिलेगा। जैसा जैसा आपको HDS देखने मिलेगा ना, उसमें कम ज़्यादा कमोबेश कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मोटा मोटा कहीं पे 10 इन्फॉर्मेशन है तो कहीं पे 15 मिलेगा, कहीं पे 8 मिलेगा, ज़रूरत के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 1 का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शुरू करते हैं हमारा सेकंड सेक्शन जो है हैज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन। हैज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन यानी कि हम जो केमिकल यानी केमिकल से कौन कौन सा हैज़ार्ड हो सकता है वो मेंशन किया रहता है उसमें। यानी जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा हूँ उस प्रोडक्ट्स के वजह से, यानी वो केमिकल के वजह से और सब्सटेंस के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या खतरा हो सकता है उस बारे में बताया जाता है। और उसमें हैज़ार्ड्स पिक्टोग्राम में मेंशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे GHS US लेबलिंग एलिमेंट्स। GHS क्या है? ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम। बेसिकली हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस को कैसे लुक करता है, देखिए यहाँ पे लिखा है H226 या फ्लेमेबल लिक्विड एंड वेपर, फिर ये इसका नंबर हो गया, फिर H228 फ्लेमेबल सॉलिड, 229 क्या है? प्रेशराइज कंटेनर में बर्स्ट इफ हीटेड, 230 ये जो H है ना ये क्या होता है, P क्या होता है, यानी H कोड P कोड हैज़ार्डस कोड होता है और एक होता है प्रिकॉशनरी कोड होता है। इस बारे में मैंने थोड़ा अच्छे से डिस्क्रिप्शन डिफरेंस बिटवीन ऑफ MHDS और HDS में मैंने दिया हुआ हूँ, आप जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू करूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। दूसरे नंबर पे आ सकता है क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन EC नंबर 1272 2008। बेसिकली ये क्या है, देखिए ये जो यूरोपियन रेगुलेशन है 1272 2008, ये क्लासिफिकेशन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, इसको अच्छे से क्लासिफाई करना है, लेबलिंग करना है, पैकिंग करना है। ये यूरोपियन रेगुलेशन कब आया? ये आया 20 जनवरी 2009 को, और ये पूरा यूरोपियन यूनियन ने इसको, मेंबर स्टेट ने, सारे लोग ने फॉलो करने के लिए बात किया, इंक्लूडिंग UK ने भी। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। और देखिए सारा चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें एक एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ चली जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें से जो कुछ चीज़ें इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन अभी हमारा सिर्फ ध्यान है कि HDS हम कैसे पढ़ेंगे, कितना सेक्शन है, हर सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे मैं फिर से बता देता हूँ। पहला क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। अभी आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये GHS US क्लासिफिकेशन है, H220 280 330 335 400, ये सारा चीज़ है। ये क्या होता है इसके ऊपर मैं अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, सेकंड में क्या दिख रहा है आपको? लेबल एलिमेंट्स दिख रहा है। अब ये हैज़ार्डस पिक्टोग्राम इसमें होगा। अब जैसे देखिए सामने जो दिख रहा है आपको GHSO2, ये क्या है? तो ये एक बता रहा है कि ये जो केमिकल है या जो सब्सटेंस है ये हाईली फ्लेमेबल है, यानी फ्लेम है इसमें। अब ये कौन सा फ्लेम है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस या वेपर होगा, इंक्लूडिंग सेल्फ हीटिंग, या अपने आप ये आग लग सकता है, और सेल्फ इग्नाइट हो सकता है, सेल्फ इग्नाइट सब्सटेंसेस को बोल सकते हैं। दूसरा फोटो देखिए, ये क्या दिख रहा है? ये कंप्रेस गैस है कि इसमें गैस कंप्रेस है, या फिर कोरेशन टू मेटल से। इस तरीके से अलग अलग चीज़ का अलग अलग इसका पिक्टोग्राम से, हम पिक्टोग्राम से भी हैज़ार्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप खुद जब हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, टाइटल इसका क्या है, सेक्शन 2 का हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो आपको खाली क्या खतरे का पहचान बता रहा है ये। उसके बाद देखिए तीसरे में जो हैज़ार्ड स्टेटमेंट है, हैज़ार्ड स्टेटमेंट जैसे H220 280 330, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये सारा चीज़ में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात किया गया है। उसी तरीके से इसके अंदर
ये एच कोड और पी कोड जैसे हैजार्ड स्टेटमेंट होता है, और यानी क्या क्या खतरा है, यानी एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, इसमें गैस है, ये आदमी अगर इसको इनहेल करेगा तो तुरंत फैटल हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकता है, ये टॉक्सिक और एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरा है, और ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर्स हो जाएगा अगर ये हवा में मिल जाएगा तो इस तरीके से हमें हैजार्ड स्टेटमेंट में बताया जाता है। उसी तरीके से प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट में क्या आएगा, इसको हैंडल मत करो जब तक कि सेफ्टी प्रिकॉशन ना हो, इसको रीड कर लो, अच्छे से अंडरस्टूड कर लो, आप इसको गर्म चीज़ से दूर रखो, इसको ओपन फ्लेम से दूर रखो, इस केमिकल को स्पार्क नहीं लगना चाहिए इसके आसपास के एरिया में, हॉट सर्फेस से दूर रखना है, नो स्मोकिंग करना है, यानी फायर जैसे इसमें इंक्लूड हो गया तो ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है, और इसका जो गैस है इसको ब्रीथ मत करो। तो इस तरीके से प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट में बताया जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें काफ़ी जगह पे काफ़ी एचडीएस में सिग्नल वर्ड करके दिखेगा। तो सिग्नल वर्ड क्या होता है, या तो वार्निंग या तो डेंजर, सिर्फ यही दो सिग्नल वर्ड होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज सिग्नल वर्ड, आप बोलिए वार्निंग एंड डेंजर, या दो में से कोई भी एक सिग्नल वर्ड। ये दोनों सिग्नल वर्ड है, लेकिन इसमें सिग्नल वर्ड में आप ये दो बता सकते हैं। इस सारी की सारी जानकारी आपको हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन में देगा, और मेरे नज़र में इस 16 सेक्शन में से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है, सेक्शन 2 हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 है हमारा कॉम्पोजिशन, इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम जो केमिकल यानी यूज़ कर रहे हैं या हमने मंगाया है, तो इसका कॉम्पोजिशन यानी कौन से इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है जिससे ये केमिकल बना है, उसकी जानकारी देता है। समझ रहे हो ना? बेसिकली इसमें बताता है कि ये जो मैं केमिकल यूज़ कर रहा हूँ इसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है, क्या ये मिक्सचर है, क्या ये सब्सटेंस है, इस तरीके से बताता है। फिर इसमें प्रोडक्ट कोड भी आता है, फिर इसमें डिस्क्रिप्शन भी पूछता है। फिर उसके बाद में है ना, देखिए जब ये केमिकल बनता है ना, तो उसको है ना हम लोग को कैश नंबर भी देना पड़ता है। कैश यानी CAS बेसिकली क्या होता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर। अब ये जो यूनिक सर्विस नंबर है, ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो है ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम लोग को रजिस्टर करना पड़ता है उस केमिकल को CAS से, यानी हमें रजिस्टर करना पड़ता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर से। तो इसी नंबर से हम लोग को आप कोई भी निकाल सकता है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है। साथ ही साथ हमें देखने मिलेगा कि इसका वेट परसेंटेज यानी उस केमिकल का वेट परसेंटेज कितना है, और साथ ही साथ हमें देखने मिलेगा कि US हैज़कॉम 2012 के तहत ये ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, यानी ये हैजार्डस है कि नॉन हैजार्डस है, ये सारी चीज़ जानकारी हमें इस एलिमेंट में कॉम्पोजिशन, इंफॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट में मिल जाएगी। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 4 की तरफ। सेक्शन नंबर 4 है हमारा फर्स्ट एड मेजर्स। मान लीजिए एक्सीडेंटली आपको कोई किसी केमिकल का एक्सपोजर हो जाता है, तो आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मेजर्स क्या क्या लेना है वो उस HDS में लिखा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपके आँख पे उस केमिकल का एक्सपोज हो गया है, तो आपका उस अपने आँख के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मेजर्स क्या होगा वो उसमें लिखा होगा। जैसे फ्लश करो स्किन को और आई को एकदम अच्छे पानी वाटर में, और 20 से 30 मिनट तक करो, ये सारी चीज़ लिखा होगा उसमें। और जैसे रूट ऑफ एंट्री है हमारा, जैसे इनहेल कर लिए तो उसका अलग ट्रीटमेंट मेजर्स है, और जैसे इंजेक्शन हो गया है उसका अलग है, और हमारे स्किन यानी चमड़े पे कोई केमिकल गिर गया तो उसका अलग अलग है। यानी हर चीज़ के बारे में अच्छे से बताया गया रहेगा फर्स्ट एड मेजर सेक्शंस में। और साथ ही साथ उसमें फिजिशियन के लिए भी नोट होता है, जैसे कि आपने सपोज़ करिए किसी केमिकल से आप एक्सपोज हो चुके हैं, अब ऐसे टाइम पे वो एक समझो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, तो उसमें बताया जाएगा कि आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कम से कम 48 घंटे तक। जब आपका ये एक्सपोज हुआ यानी जब आपको ये इंसिडेंट हुआ
उस तब से लेके 48 घंटे तक आप मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ये सारी चीज़ फिजिशियन के लिए भी लिखी होती है, यानी सारा चीज़ डिटेल में होता है। जब आप खुद पढ़ेंगे ना, देखिए मेरा वीडियो देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2-3 MSDS को डाउनलोड करिए, चाहे वो PDF की शक्ल में हो, चाहे वो आपने हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालेंगे तो और बेहतर है। और आप मैच करिए, आप मैच करेंगे ना, आप खुद देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट एड मेजर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 5 में, जो कि है हमारा फायर फाइटिंग मेजर्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उस केमिकल के वजह से अगर फायर हो जाता है तब हमें क्या करना है। हम उसमें देखेंगे कि हमें फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है और हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज़ करना है। क्या मैं उसमें पानी मार सकता हूँ, वाटर जेट मार सकता हूँ, क्या मैं फॉग यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं फोम यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं DCP वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। उस केमिकल से रिलेटेड जो भी होगा, ये सारा चीज़ उसमें डिटेल्स में दिया हुआ होगा। मान लीजिए ये केमिकल फायर हो गया है और कोई और चीज़ उसमें अगर आके मिक्स हो जा रही है, तो एक नया केमिकल पैदा होगा, मैंने नया प्रॉब्लम शुरू हो सकता है उसके वजह से, और वर्स हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, और हमें ये भी देखना है साथ ही साथ में इसमें बताया रहेगा कि इसका जैसे फ्लैश पॉइंट क्या है इसका, और इसका ये अपर एक्सप्लोजिव लिमिट या लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, इसमें हैजार्डस कंबशंस प्रोडक्ट है कि नहीं है, क्या कंडीशन होगा फ्लेमिलिटी से अगर कुछ हो गया तो, और उसका हमें जैसे कि उसमें फायर डायमंड होगा ना, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन डायमंड जो होता है, ये भी बताएगा उसमें। और साथ ही साथ अगर कोई फायर फाइटर या कोई भी इसे फायर को अगर एक्सटिंग्विश करने जा रहा है तो उसे क्या PPE पहनना है, ये भी इसमें बताया जाएगा। जैसे BA सेट पहनना है और फुल बॉडी आपको यानी सूट पहनना है, प्रोटेक्टिव जो फायर रिटार्डेंट रेसिस्टेंट क्लोथ्स होता है वो पहनना है। और साथ ही साथ जब आप आग बुझा रहे हैं तो वो जो केमिकल है, क्या मैं उसको डाइल्यूट करूं या पानी में यानी नाले में छोड़ दूं, या मैं उसको कंटेन करूं, यानी उसको वो कंटेमिनेटेड वाटर को पानी में जाने से रोकूं। तो ये सारा चीज़ इस फायर फाइटिंग मेजर्स में आपको बताया गया रहेगा। छठे सेक्शन में हम देखेंगे एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। किसी भी कारण से अगर केमिकल हमारा ओपन एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, ये सारी डिटेल्स इसमें मौजूद होती है। मान लीजिए जैसे एक्सीडेंटल रिलीज़ हो चुका है तो उसमें पर्सनल प्रिकॉशन क्या लेना है हमें, और साथ ही साथ हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी क्या PPE पहनना है, इमरजेंसी प्रोसीजर हमारा क्या होगा ऐसे टाइम पे, जो भी हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन रहे हैं वो सूटेबल है कि नहीं उस काम के लिए, और क्या बोलते हैं जैसे फुल बॉडी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना है, और यानी कैनिस्टर मास्क वगैरह पहनना है क्या हमें, और साथ ही साथ हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या देखना है, सारी चीज़ हमें देखना पड़ेगा। और ये हमें से डाइल्यूट करना है पानी में या कंटेन करना है। अगर कंटेन करना है तो हमें इसे सीवर में यानी नाले में या ग्राउंड वाटर में जाने से रोकना है। और हमारा जो स्पिल टीम है यानी स्पिल किट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ट्रेनिंग इसकी वगैरह हुई है तो इसे किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारा चीज़ एक्सीडेंटल रिलीज़ मेजर्स में दिया हुआ रहता है। कभी कभी इसमें यानी कि क्या क्या हमें अगर इसमें एक्सपोजर कंट्रोल के नाम पे या पर्सनल प्रोटेक्शन यानी PPE के नाम पे क्या लेना है, तो कभी कभी इसमें ये भी लिखा होता है कि C सेक्शन 8 यानी सेक्शन नंबर 8 में भी जाके पढ़ना होगा आप पे। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 6 भी समझ में आ चुका होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 यानी कि हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर केमिकल को किस तरीके से सेफ़ हैंडलिंग एंड स्टोरेज करने के लिए क्या क्या तरीका है वो हम उसमें देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें केमिकल को किस तरीके से हैंडल और स्टोर करना है, यानी कि क्या मैं इस केमिकल को किसी दूसरे केमिकल के साथ, यानी दोनों कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है, तो क्या मैं दूसरे केमिकल के साथ इसको रख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये दो केमिकल आपस में मिल गया तो और
ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए क्या मैं ये इस केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ रख सकता हूँ क्या मैं इसको ड्राई प्लेस पे रखूँ, क्या मैं इसको कूल प्लेस पे रखूँ, इसका कितने टेम्परेचर पे मुझे रखना है, क्या मुझे इस केमिकल में यानी एसी चालू करके रख के छोड़ देना है, कंटेनर बंद करके रखना है, कि मैं वेंटिलेशन मुझे देना है कि नहीं देना है। ये सारी की सारी चीज़ सेक्शन नंबर 7 में मेंशन की जाती है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताता है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि ऑक्यूपेशनल हाइजीन का ख्याल रखना है, जैसे कि खाना खाना या पीना यानी ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इस जगह पे प्रोहिबिटेड है जहाँ पे ये मटेरियल हैंडल किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है या प्रोसेस किया जा रहा है। और वर्कर को अपने हाथ धोना है और चेहरा धोना है खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले या सिगरेट पीने से पहले। और वो जो कपड़ा यानी केमिकल सूट पहना हुआ है उसको क्या करना है, निकाल देना, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड अगर हो चुका है। और उस क्या होता है, पीपी वगैरह हम लोग को पहनना है अगर उस साइट पे आप एंटर हो रहे हो तो। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ना हाइजीन मेजर के लिए हम सेक्शन नंबर 8 देख सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें बताया जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जाता है कि हमें कंडीशन फॉर सेफ स्टोरेज और इंक्लूडिंग जैसे इनकम्पेटिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारा लोकल रेगुलेशन रहता है कि इस तरीके से किस तरीके से स्टोर किया जाता है। अब क्या होता है, सेग्रीगेट करना है, एक अप्रूव एरिया लेना है और डायरेक्ट सनलाइट से बचना है कि नहीं बचना है, ड्राई एरिया में रखना है कि कूल एरिया में रखना है कि वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, और ये दूसरे मटेरियल से इनकम्पेटेबल मटेरियल से दूर रखना है, और कोई भी इग्निशन सोर्स से इसको एलिमिनेट करना, दूर रखना है। और यहाँ पे अगर सिलेंडर है तो उसको अपराइट पोजीशन में रखना है, उसका वॉल्व प्रोटेक्शन देना है, कैप बराबर रखना है और फर्मली उसको सिक्योर करना है ताकि वो गिर ना जाए किसी के ऊपर। और सिलेंडर का टेम्परेचर भी है ना 52 डिग्री सेंटीग्रेड से या 125 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। और वो जो स्टोर कर रहे हैं हम उसको लॉक करके रखना है, अनऑथराइज एंट्री को मना करना है, और जो भी कंटेनर उसको टाइटली क्लोज करना है और सील करना है जब तक कि उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में दी जाती है जिसका नाम है हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 7 समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 8 यानी कंटेंट 8 हमारा क्या है, एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। जैसा कि आप नाम पढ़ रहे हैं एक्सपोजर कंट्रोल, इसमें क्या बताता है अभी हम जानेंगे इसको। देखिए, जो भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं ना उसका एक्सपोजर कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर मैं कोई केमिकल यूज़ कर रहा हूँ तो उसका एक्सपोजर लिमिट क्या होगा। जैसे कि देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू होता है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें जो है कोई भी केमिकल का थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू देख लिया मैंने, फिर टाइम वेट एवरेज क्या है उस केमिकल का, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या है उसका, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ क्या है उसका, फिर एक्सपोजर कंट्रोल बोर्ड क्या होगा, फिर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे। तो ये सारा जो एक्सपोजर कंट्रोल है ना, और साथ ही साथ में पर्सनल कंट्रोल में जैसे हमें कौन सा पीपीई यूज़ करना है, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना है, जैसे सेफ्टी गॉगल्स पहनना है, ठीक है, स्किन प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, केमिकल रेसिस्टेंट ग्लव्स पहनना है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। ये सारी चीज़ हमें ये चीज़ में हम देखेंगे और मेंशन किया हुआ रहता है ताकि हम इसका ख्याल रख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन नंबर 8 यानी एक्सपोजर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 9 में यानी कंटेंट 9 में हम देखेंगे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस यानी जो भी केमिकल यूज़ कर रहा हूँ उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। कहने का मतलब ये कि उसका अपीयरेंस क्या है, यानी उसका फिज़िकल स्टेट क्या है। अगर H2S गैस की बात करूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो उसका फिज़िकल स्टेट क्या है, गैस है। कैसा गैस है, कॉम्प्रेस गैस है, ठीक है। अब उसका कलर क्या है, तो कलरलेस होता है। ऑर्डर यानी उसका स्मेल कैसा आता है, यानी रॉटन एग्स की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह आता है। फिर इस ऑर्डर का थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है, इसका pH लेवल क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, फ्लैश पॉइंट, इवेपोरेशन रेट, फ्लेमेबिलिटी यानी कि लोअर एन यानी LEL और UEL क्या है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर डेंसिटी क्या होगा,
स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी गैस डेंसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सेक्शन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेक्शन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। सेक्शन 10 है हमारा स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। बेसिकली स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी हमारा सेक्शन नंबर 10 है। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा केमिकल रिएक्टिविटी है, रिएक्ट करेगा, या केमिकल स्टेबल है कि नहीं, यानी स्टेबल कंडीशन में है कि नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी है उसका हैज़ार्डस रिएक्शन का, कि नॉर्मल कंडीशन में मैं उसको स्टोरेज कर सकता हूँ क्या, उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। और मेरे को ये देखना है कि कौन से कंडीशन में इस केमिकल को यूज़ करना नहीं है, यानी अवॉइड करना है। क्यों, जैसे सोर्स ऑफ इग्निशन या स्पार्क या फ्लेम है, उस टाइम पे मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, या उस जगह पे स्पार्क एंड फ्लेम का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे कटिंग या वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिलिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, ग्राइंडिंग वगैरह सारे चीज़ को नहीं करना चाहिए। और कंटेनर को एक्सपोज नहीं करने का, जैसे अगर हीट से बचाना है तो बचाना है, अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो कोल्ड स्टोरेज में ही रखना होगा। और ये केमिकल किसी दूसरे केमिकल से यानी इनकम्पैटिबल हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, जैसे ऑक्सीडाइज़र हो गया तो ये एक फायर का चांसेस हो सकता है। और हैज़ार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट क्या है, वो सारा चीज़ पे हम लोग को ये देखना है कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे इसको स्टोरेज और यूज़ करना है, और उस एरिया में हैज़ार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट को उसको प्रोड्यूस करना ही नहीं वहाँ पे। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 10 यानी स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। अब हम देखेंगे सेक्शन 11 टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये सब्सटेंस हमारा कितना टॉक्सिसिटी है उसके बारे में जानकारी देता है, यानी कि मेरे पास जो मटेरियल है वो कितने लेवल की टॉक्सिसिटी रखता है, यानी कि उसका एक्यूट इफ़ेक्ट क्या है, क्रोनिक इफ़ेक्ट क्या है, यानी कि शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा, वो इरिटेंट कितना है हमारी बॉडी को लेके, कितना सेंसिटाइजेशन है वो हमारे बॉडी को लेके, कार्सिनोजेनिसिटी है कि नहीं है हमारे बॉडी को लेके, क्या इसका रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी है, यानी कि हम बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, कितने एक्सपोजर लिमिट पे वो हमारे बॉडी में कैंसर डेवलप कर सकता है, यानी हम कैंसर के शिकार हो सकते हैं, वो हमारे रिप्रोडक्टिव पे इफ़ेक्ट डालता है कि नहीं डालता वो देखना है, ये म्यूटेजेनिटिसिटी है कि नहीं है वो भी दिखाता है उसमें। ये म्यूटेजीन मतलब हमारे यानी बॉडी म्यूटेशन में कोई चेंजेस करता है कि नहीं करता है, और साथ ही साथ बताता है जैसे कोई प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट है हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसका रिज़ल्ट क्या है, LC50 इनहेलेशन गैस है, इसका स्पीशीज़ क्या है, डोज क्या है, एक्सपोजर क्या है। और अगर आपको ये LD50 और LC50 वैल्यूज़ नहीं पता है तो जैसे देखिए जो LD50 है ना उसे हम लीथल डोज कैसे कहते हैं। अब ये लीथल डोज क्या होता है मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और दूसरा जो है LC50 यानी कि लीथल कॉन्सेंट्रेशन 50, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, यानी लीथल डोज और लीथल कॉन्सेंट्रेशन 50, ये दोनों के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये सारी की सारी चीज़ टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में आती है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 है हमारा इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उस केमिकल यूज़ करने के दौरान अगर वो गलती से हमारे यानी एनवायरनमेंट में स्पिल हो जाता है तो उस पर इकोलॉजी को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानकारी देता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट एक्सपोजर के लिए अलग अलग टॉक्सिसिटी लिमिट मेंशन रहती है। जैसे अगर हम एक और HDS की बात करें जैसे क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या है, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होती है। बेसिकली देखा जाए ना, ये जो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो सेक्शन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके एनवायरनमेंट को। अब एनवायरनमेंट में बोथ लैंड एंड वाटर दोनों आ जाता है, और साथ ही साथ है ना इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन तो देता ही देता है और साथ ही साथ इको टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अब अगर जैसे हमारा सब्सटेंस ये मोबिलिटी टाइप का है
तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, तो ये एक प्रॉब्लम है। या हो सकता है बायो एक्यूमुलेशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या इको टॉक्सिसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसमें सेक्शन नंबर 12 में इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में ये सारी जानकारियाँ होती है। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 13 जो कि है डिस्पोजल कंसिडरेशंस। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर केमिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है और मेनली इस केमिकल से कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है। कहने का मतलब ये है कि डिस्पोजेबल कंसिडरेशन में क्या आएगा कि हमारा जो वेस्ट है उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमें कैसे डिस्पोज करना है और कहाँ पे कर सकते हैं और उसको डिस्पोज करने का क्या क्राइटेरिया है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि लीगल रिक्वायरमेंट डिस्पोजल के लिए क्या है। जैसे हमें देखना होगा कि लोकल रेगुलेशन क्या है, स्टेट और फेडरल का भी रेगुलेशन हमें देखना पड़ेगा, या तो फिर कोई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है उसका भी क्राइटेरिया है, हम उसको भी डिस्पोजल कंसिडरेशन के तौर पे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी हमारा सेक्शन नंबर 13 डिस्पोजल कंसिडरेशन में होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ना गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे डिस्पोजल प्रैक्टिस करना है हम लोग को, क्या रिसाइकलिंग करना है कि नहीं, रिक्लेमेशन उसका केमिकल का करना है कि नहीं, और उसका ये सेफ़ हैंडलिंग प्रैक्टिस कैसे होगा। ये सारा का सारा जानकारी हमारा सेक्शन नंबर 13 में होता है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 क्या है, ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। यानी जो केमिकल मेरे पास है उसको ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन मुझे ध्यान में देना है उसकी जानकारी देता है। खा मैं ट्रांसपोर्ट अगर मैं बाय रोड कर रहा हूँ या बाय एयर कर रहा हूँ या ट्रेन से कर रहा हूँ या कोई समुंदर से कर रहा हूँ, तो ये सबका मुझे सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या सेफ्टी है मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपको, अगर आप लोगों ने मेरा ये हैज़केम कोड वाला वीडियो देखा होगा कि हैज़ार्डस केमिकल कोड क्या होता है, तो उसमें जैसे वो 3YE आपने देखा होगा, तो ये सब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सेफली किया जाए उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे कि अभी UN क्लासिफिकेशन यानी नंबर भी होगा ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम के तहत, और यानी हैज़केम कोड भी इसमें होगा ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे, और साथ ही साथ हैज़ार्ड्स क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, या फिर सामने देखा जाएगा तो पैकिंग ग्रुप हो सकता है कि पैकिंग ग्रुप क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ हमारे सेक्शन नंबर 14 ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन में आएगा। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 है हमारा रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे हैज़ार्डस मटेरियल सब्सटेंस केमिकल भेजते हैं तो हमें कुछ रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है सब्सटेंसेस का, नेशनल लेजिस्लेशन कोड क्या है, कोई सजेशन तो नहीं दिया है, सेफ्टी फ्रेजेस क्या है, रिस्क फ्रेजेस क्या है, हैज़ार्डस की कैटेगरी क्या है, जैसे कि हार्मफुल है क्या, फ्लेमेबल है क्या, कार्सिनोजेनिक है क्या, या क्या ये डेंजर है एनवायरनमेंट के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन नंबर 15 है इसमें जो भी केमिकल से जुड़े रेलिवेंट HSC रेगुलेशन फॉर लेजिस्लेशन मेंशन रहते हैं, ताकि गलती से भी कोई हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई ऑफेंस ना हो जाए। इसके लिए हमारा रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 16 में, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है HDS का यानी MHDS का। अब इसे सेक्शन कहिए या कंटेंट कहिए, दोनों एक ही बात है। बेसिकली जो हमारा सेक्शन नंबर 16 है अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि बाकी 15 सेक्शन में कोई अगर इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो वो बाकी जानकारी इसमें दे सकता है, या इसमें साथ ही साथ ये भी बताता है कि हमारा जो HDS है ये कब प्रिपेयर हुआ था और इसका आखिरी रिवीजन कब हुआ था, या जैसे कोई चेंजेस इसमें करना है क्या,
प्रीवियस चेंजेस क्या हुआ था और अभी का क्या अपडेट वर्जन है इसका। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सेक्शन नंबर 16 में होता है। साथ ही साथ इसका रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है, रिवीजन हाईलाइट किया जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो बताया जाता है, कोई सजेशन देना है तो वो बताया जाता है। कभी कभी ना इसमें टेक्निकल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सेक्शन नंबर 16 अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारा 16 सेक्शंस ऑफ या 16 कंटेंट ऑफ MHDS या HDS थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन जब अगर आप उसे सही से पढ़ेंगे और 2-4 HDS अपने सामने रखेंगे और मेरी इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको यकीन मानिए आपको लगेगा कि इसी वीडियो में आपको सारा चीज़ कवर हो चुका है। तो मैं अपनी पूरी मेहनत किया इसमें ताकि आपको समझ में आए। मुझे उम्मीद है कि आपको 16 सेक्शन ऑफ HDS अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सेलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस देखिए, उसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ।